नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बंगाल का हाल लेकर आपके बीच में आया हूं, जो बदहाल है, बेहाल है। मरीज वहां पर मर रहे हैं, कैंसर के मरीज, दूसरे मरीज मर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर बंगाल में 26 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं पूरे प्रदेश में। इनके जो अस्पताल हैं, हर सरकारी मेडिकल कॉलेज के साथ अस्पताल अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। निजी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे 26 अस्पताल जो हैं मेडिकल कॉलेज के बंगाल में, उसके जूनियर डॉक्टर वो हड़ताल पर हैं। और किसी भी अस्पताल का अगर आपको अंदाज होगा तो उसकी रीढ़ की हड्डी ये जूनियर डॉक्टर ही रहते हैं। जो सीनियर डॉक्टर रहते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर, उनके ऊपर काम का बोझ कम रहता है, उनकी विशेषज्ञता अधिक रहती है। तो जूनियर डॉक्टर ही किसी अस्पताल को चलाते हैं। ऐसे में अगर ये तमाम लोग, हजारों जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। किस लिए आपको ध्यान होगा, कलकत्ता शहर, कोलकाता शहर के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में वहाँ एक महिला मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। उसके ऊपर पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ है। पहले हाई कोर्ट उसमें दाखिल हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कई दिन पहले हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को, हालांकि वो इसको हड़ताल नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हम काम अस्पताल के भीतर नहीं कर रहे हैं, बाहर क्लिनिक चला रहे हैं पेंडाल में। मोटे तौर पर हमारी आपकी समझ में आने वाली भाषा में हड़ताली डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले समय दिया कि आज शाम तक आ जाएं, वरना उनके ऊपर अदालत की अवमानना लगेगी। लेकिन नहीं लौटे डॉक्टर, हड़ताल पर नहीं लौटे। ममता बनर्जी एकदम बदहवास हो गई हैं। मैं उनको बहुत समय से देख रहा हूँ। जब वो कांग्रेस पार्टी में थी शायद, तब से मैं ममता बनर्जी को देख रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस बनने के पहले से। मैंने उनको इतना बदहवास कभी नहीं देखा था जैसी अभी हैं वो गुस्से में रहती हैं, उनके तेवर आमतौर पर बिफरे हुए रहते हैं। मुझको लगता है कि अपने घर में वो बिना बिफरे हुए, बिना चीखे चिल्लाए नाश्ता कैसे करती होंगी। खैर, तो ममता बनर्जी इस हड़ताल से, लोगों के मरने से, बंगाल के इस एक बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में जो हंगामा चल रहा है उसको लेकर बहुत ही विचलित हैं, बिफरी हुई हैं, हिल गई हैं। ममता बनर्जी जैसी शख्सियत हिल गई है इसको लेकर, जो नौबत वहां आ गई है। जनता जिस तरह से सरकार के खिलाफ दिख रही है, पूरे प्रदेश में 26 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। लोगों को, लाखों मरीजों को तकलीफ हो रही है। 2.5-3 दर्जन लोग मर चुके हैं, मरीज इलाज न मिलने पर, समय पर। खतरनाक नौबत है ये। अब ऐसी हालत में ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले ये कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे देती हूं जूनियर डॉक्टरों के मुद्दे पर। हालांकि दिया नहीं उन्होंने, क्योंकि उनके इस्तीफे से कुछ हल होते नहीं दिख रहा था। और उनका मिजाज जो है, पुरानी जुबान में उसको कहा जाता है पल में तोला पल में मासा। जो नए लोग जो हैं, इनको ये स्केल नहीं मालूम होगा। सोने को तौलने के लिए, दवाइयों को तौलने के लिए तोला इस्तेमाल होता था। तो तोला और उसका एक हिस्सा रहता है मासा। तो जिसका मिजाज जो है कभी 1 तोले का हो जाता है, कभी 1 मासे का हो जाता है, यानी समझ लीजिए कभी 1 किलो का हो जाता है, कभी 100 ग्राम का हो जाता है, कुछ इस किस्म का। तो ममता बनर्जी वैसे ही मिजाज वाली नेता हैं। अब आज अभी इस पे मुझको बोलने की ज़रूरत इसलिए लग रही है कि मैं जब अपने कमरे से उठकर इस स्टूडियो में आ रहा था तो टेलीविज़न पर खबर आ रही थी कि ममता बनर्जी हड़ताली डॉक्टरों के पेंडाल में पहुंच गई हैं, धरना स्थल पर। वहां मंच पर जाकर माइक हाथ में पकड़कर कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं आई हूं, मैं आपकी बड़ी बहन की हैसियत से आई हूं। आपकी तमाम मांगों पर हम गौर करेंगे, आपकी तमाम दिक्कतों को हम सुलझाएंगे। आप मेहरबानी करके हड़ताल खत्म कर दीजिए, जनता को बहुत तकलीफ हो रही है, मैं रात रात भर सो नहीं पा रही हूं। ऐसा कहा है ममता बनर्जी ने।
और भी कई बातें कही है। ऐसे मौके पे जो कह सकती हैं, बड़ी बात मैंने कह दी कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। कोई मुख्यमंत्री जब किसी धरना स्थल पर पहुंच जाए और हड़तालियों का साथ दे, कहे कि मैं आपका साथ देने के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो समझ में आता है कि सरकार से कहीं पर एक बड़ी चूक हो गई थी और उस चूक से उबरने का यही एक रास्ता ममता बनर्जी को दिख रहा था। मैं अपनी आज की पूरी बातचीत को ममता बनर्जी और बंगाल की इस ताजा चल रही दिक्कत पे खत्म करना नहीं चाहता। मैं ये सोचता हूँ कि सत्ता पे जो लोग बैठे रहते हैं, चाहे वो नेता रहें, चाहे अफसर रहें, चाहे वो किसी टीवी चैनल के मुखिया रहें, चाहे किसी अखबार के संपादक रहें, चाहे किसी ट्रेड यूनियन के नेता रहें, जहां कहीं के भी मुखिया रहें, वो मुखिया जब बददिमाग और बेदिमाग हो जाते हैं तो क्या होता है। ऐसे कई मौकों पर उनको कैसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, इसको थोड़ा समझिएगा। ममता बनर्जी जैसी धाकड़ नेता, जिसको कोई बंगाल की शेरनी कहते थे, कोई कुछ कहते थे, सादा जीवन है उनका, बहुत मामूली सी सूती साड़ी पहनती हैं, मामूली रबर की चप्पल पहनती हैं, कुछ जीवन का उनका खर्च दिखता नहीं है कहीं पर, लेकिन उनका मिजाज जो है वो एकदम ज्वालामुखी की तरह रहता है। दिन में 2-3-4 बार फूट जाता है। कई ज्वालामुखी जो असल में हैं जमीन के, धरती के, वो महीनों में, बरसों में एक बार फूटते हैं। ममता बनर्जी रोज उनका ज्वालामुखी फूटता है। क्या हो गया? एक निर्वाचित और इतने अंधाधुंध वोटों से जीत कर आई थी वो, अपनी पार्टी की सरकार लेकर। एक बार जीती, दूसरी बार जीती, कांग्रेस को, वामपंथियों को खत्म कर दिया उन्होंने। चुनावी माहौल में उन्होंने खत्म कर दिया अपने प्रदेश से। भाजपा अपनी पूरी ताकत को लेकर ममता बनर्जी को शिकस्त नहीं दे पाई। बंगाल पर उनका कब्जा जारी है, लेकिन जब वो अड़ जाती हैं किसी बात पे, और जब जन भावनाएं किसी नेता के खिलाफ हो जाती हैं, जब जन भावनाओं को अंग्रेजी में कहा जाता है व्हेन यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, जब आप मान के चलते हो कि जनता जो है वो बर्दाश्त कर लेगी आपकी तमाम बददिमागी को, तमाम मनमानी को, आपकी तमाम सनक को, तो क्या होता है ये देखने की जरूरत है। ये एक बेमिसाल मिसाल है ये ममता बनर्जी का, ये आज ऐसी नौबत में फंसना, जो प्रधानमंत्री को आंख दिखाती है, जो केंद्र सरकार से तिरछा चलती है, जैसे शतरंज की बिसात पे घोड़ा चलता है, ढाई घर चलता है, कभी सीधा नहीं चलता, किसी एक दिशा में नहीं चलता, 2 दिशाओं में चलता है, आड़ा तिरछा कहीं भी चले जाता है। ममता बनर्जी का मिजाज, उनके तेवर कुछ इसी तरह के रहते थे। जब वो केंद्र में मंत्री थी एनडीए की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, और बंगाल में उस वक्त वामपंथी सरकार थी, उस वक्त भी उनके तेवर ऐसे ही रहते थे। बंगाल आती थी, बंगाल पुलिस की हिफाजत नहीं लेती थी। रेल मंत्री थी वो, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के लोगों को लेके चलती थी, उनकी हिफाजत में चलती थी। ऐसा होता नहीं है कहीं। लेकिन ममता बनर्जी की बददिमागी का कहीं अंत नहीं है। किसी ने कार्टून बना दिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया, किसी एक प्रोफेसर ने कार्टून पोस्ट कर दिया तो उसको ममता बनर्जी के लोगों ने जाके यूनिवर्सिटी में मारा, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। बददिमागी ममता बनर्जी की कम नहीं हो रही थी कभी। नतीजा यह है कि उस बददिमागी के चलते चलते आज वो एक ऐसी सुरंग में फंस गई हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। 2 दिन पहले बोल रही है मैं इस्तीफा दे देती हूँ, हड़ताल खत्म कर लो। आज हड़तालियों के बीच चली गई हैं कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, हड़ताल खत्म कर दो। मतलब यही है जिसको डिस्परेट कहते हैं, बिल्कुल ही बेचैन बेसब्र हो गई है कि कुछ भी हो जाए, इस चीज़ का हल निकल जाए। लोगों को ज़िंदगी में ये सोचना चाहिए कि जब अंधाधुंध ताकत आपके हाथ रहती है, जब आपको लगता है कि चारों तरफ सब कुछ हरा हरा है, जब आपको लगता है कि बेहिसाब ताकत आपके हाथ में है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मुझको कई लोगों ने, कई मुख्यमंत्रियों के बारे में ये कहा कि उनके आसपास के लोगों ने उनको बरगला कर बददिमाग कर दिया
और कहा कि आप सीएम हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझको ध्यान है, मेरे एक दोस्त दिग्विजय सिंह के करीबी थे, पत्रकार थे भोपाल में, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि दिग्विजय सिंह राजा है, वो कुछ भी कर सकते, कुल एक काम वो नहीं कर सकते कि औरत को मर्द नहीं बना सकते, मर्द को औरत नहीं बना सकते, बाकी वो सब काम कर सकते हैं। ये बात भी बहुत पुरानी है, 98 के पहले की बात है, ये कहा होगा उन्होंने ऐसा। राज्य छत्तीसगढ़ बना उसके पहले की बात है, कहा होगा। अब तो मुख्यमंत्री पैसा दे रहे हैं और औरत मर्द अपना सेक्स भी चेंज करा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बस इतनी ही बात कहने यहाँ पे आया हूँ, ममता बनर्जी की मिसाल देकर। जब आपके हाथ में बेहिसाब ताकत रहती है, जब आपको लगता है कि सूरज जो है आपकी इजाज़त से उगता है और आपसे पूछ के कहता है कि साहब अब घर चले जाऊं क्या, शाम हो गई है, ढलता आपकी इजाज़त से, उस वक्त अपने दिमाग को काबू में रखना एक बड़ी बात रहती है। वरना एक लाइन कही जाती है, कर्मा रिटर्न्स, आपके किए हुए कर्म लौट कर आते हैं, आपका पीछा करते हैं, आपसे हिसाब चुकता करते हैं। ममता बनर्जी के साथ वही हो रहा है। उनकी बददिमागी लौट के आई है, उनका पीछा कर रही है, भूत प्रेत की तरह उनके ऊपर लपक ली है। मैं भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, केवल मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ। इस बात को समझ लीजिए। मैं एक दूसरी बात बतलाता हूँ आपको। मेरा अखबार का ये ऑफिस जिस जगह पर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, ये जगह जेल से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं यहाँ से जब निकलता हूँ तो बहुत से ऐसे मौके रहते हैं कि मुझको जेल की तरफ से आगे जाना है, तो मैं निकलता हूँ तो जेल की सरहद से लग के जाता हूँ। लोहे की सलाखें हैं तो मुझको जेल की इमारत दिखती है, और सड़क की तरफ जो है महिला जेल मुझको दिखती है। हर बार, एक भी बार ऐसा नहीं होता कि उधर से निकलते हुए मैं उन महिला अफसरों के बारे में न सोचूं जो वहाँ पर बंद हैं। साल भर से ज़्यादा हो गया है शायद। एक वक्त ऐसा था कि छोटी सी अफसर के इशारे पर इस राज्य छत्तीसगढ़ के बड़े से बड़े अफसर, वो कहती जब तक नहीं थी कोई उसके सामने बैठ नहीं सकते थे, जो वरिष्ठता में, सीनियरिटी में उससे 10 गुना सीनियर थे, वो भी उसके सामने बैठ नहीं सकते थे। मैंने बड़े बड़े अफसरों के टेबल पे बैठकर उनके टेलीफोन पे इस महिला का फ़ोन आते देखा था, और वो अफसर करीब करीब खड़े हो जाते थे टेलीफोन पर आवाज़ सुन के, और इस महिला के रैंक के, उसकी वरिष्ठता के 100-100, 200 लोग उनके मातहत काम करते थे, इन सीनियर ऑफिसर्स के। लेकिन दहशत ऐसी थी उस महिला की। मैं जब उधर से निकलता हूँ मैं याद करता हूँ कि जितनी भी आपकी दहशत एक वक्त हो, जितनी भी ताकत आपकी एक वक्त हो, अगर आप उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं तो वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आप लोगों से बात करते हुए बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं अपने ताकत के गुरूर में। ये ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। ममता बनर्जी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने ऐसे बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अफसरों को देखा हुआ है, एक वक्त जिनकी पेशाब से चिराग जला करते थे। बात गंदी लग सकती है आपको, लेकिन मेरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसको ताकत देने के लिए ये मिसाल ज़रूरी है। एक वक्त जिनकी पेशाब से चिराग जला करते थे, आज उनकी पेशाब के धार से चींटी नहीं मरती है जमीन पे पड़ी हुई। वक्त की मार इतनी बुरी रहती है। मैं ममता बनर्जी को देखता हूँ, उनकी सारी बददिमागी को देखता हूँ, अपने पार्टी संगठन के लिए हिकारत देखता हूँ, अपने भतीजे को अपना वारिस बनाने की उनकी कोशिशों को देखता हूँ। मैं दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए ममता की हिकारत देखता हूँ, मैं राज्यपाल के लिए हिकारत देखता हूँ। मैं किसी राज्यपाल की वकालत नहीं कर रहा, वहाँ बहुत ही घटिया राज्यपाल भी रहे हैं, लेकिन ममता के मन में एक स्थायी हिकारत है, स्थायी, तमाम लोगों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, केंद्र सरकार के लिए,
राज्यपाल के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए, सबके लिए ममता के मन में जो परले दर्जे की हिकारत है, वही कर्म लौटकर आज उनका पीछा कर रहे हैं कि आज हड़तालियों के पंडाल में जाकर उनको माफ़ी मांगनी पड़ रही है, बहन भाई का रिश्ता गिनाना पड़ रहा है, इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ रही है। किसने सोचा था कि ममता ऐसा वक्त देखेगी? किसने सोचा था कि ममता के राज में बंगाल ऐसा वक्त देखेगा? आज बंगाल में चुनाव हो जाए तो क्या होगा ममता का? दोबारा जीत के आना तो दूर रहा, अगर ममता की जमानत जब्त हो जाए तो भी मुझको हैरानी नहीं रहेगी। आपको ध्यान है 1977 का चुनाव था, इमरजेंसी के बाद का। मैं नया नया आया था अखबार नवीसी में, 1-1.5 साल पहले की ही बात थी शायद। राजनारायण नाम का एक नेता था उत्तर प्रदेश का, उटपटांग किस्म का हुलिया रहता था, मोटे खादी का कुर्ता रहता था, सिर पे ऐसा रुमाल बांध लेते थे, दाढ़ी बड़ी हुई रहती थी। इंदिरा गांधी को हरा दिया था। लोगों को याद रखना चाहिए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब आपका सितारा बुलंद है, जब आप सत्ता पर हैं, आपको अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए। कुछ लोगों की दोस्ती पाने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरे लोगों के लिए मन में हिकारत नहीं पालनी चाहिए। ये बात मैं तमाम लोगों के लिए कह रहा हूँ, मैं अकेले ममता के लिए नहीं कह रहा हूँ। ममता तो मिसाल है कि जब आप अपने बुलंदी के दिनों में लोगों के लिए हिकारत रखते हैं तो क्या होता है। मैं देखता हूँ पिछले 5 बरस भूपेश बघेल की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और तो और अपने खुद के विधानसभा अध्यक्ष, अपने खुद के डिप्टी सीएम, अपने पार्टी के दूसरे मंत्री, जो 5 साल पहले 6 साल पहले छत्तीसगढ़ का मुखिया चुनने के वक्त जो भूपेश बघेल के सामने जो मजबूत चुनौती बन के जो लोग खड़े हुए थे, उन लोगों के साथ क्या बर्ताव किया था भूपेश बघेल ने, आप याद कीजिए। सबको मालूम है ये बात। और जनता ने क्या किया भूपेश बघेल की सरकार का और पार्टी का, इसको भी आप सोच लीजिए, आपके सामने है ये। आप एक दूसरी बात को देखिए, छत्तीसगढ़ के पहले 3 साल 2000 से 2003 तक अजीत जोगी ने अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिना था, किसी को कुछ नहीं गिना था। मैं कई बार उनके दफ्तर में उनके टेबल के सामने बैठे रहता था, जिस वक्त कई मंत्री फाइलें लेकर आते थे। वो किसी मंत्री को कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं बोलते थे, उनके टेबल के पीछे जाकर उनकी कुर्सी के बगल में खड़े रहकर वहां से मंत्रियों को अपनी फाइलें दिखानी पड़ती थी। तो वो देखते थे, पूछते थे, मंत्री खड़े रहते थे, खड़े खड़े फाइलें दिखाते थे और चले जाते थे। मैं किसी से सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी देखी हुई बात कह रहा हूं। मैं एक बार यूरोप जा रहा था और मैं जाने के पहले अजीत जोगी की सरकार का 1 साल हो जाने वाला था जब मैं देश के बाहर रहता, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मुझको एक इंटरव्यू करना है, आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो उतना समय नहीं मिल रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आप साथ में चलिए, वहाँ से आप निकल जाइएगा यूरोप और आप रिकॉर्ड किया हुआ टेप मुझको दे दीजिएगा, मैं आपके प्रेस में भिजवा दूंगा। मैंने वही किया। मैंने उनसे कहा था कि आप रास्ते में किसी से बात करने में मत लग जाना, नहीं तो मेरा इंटरव्यू पूरा नहीं होगा। प्लेन पे सामने की सीटों पे 3 सीट की जगह रहती है, दोनों तरफ हम दोनों बैठे, बीच की सीट पर मैंने रिकॉर्डर रखा और इंटरव्यू करना शुरू किया। मुझको ध्यान है उस समय एक सबसे वरिष्ठ मंत्री थे, सत्यनारायण शर्मा जी, स्कूल शिक्षा मंत्री थे शायद। वो कोई फाइल लेकर आए और जोगी जी को दिखाकर, मुख्यमंत्री को दिखाकर कुछ चर्चा करना चाहते थे। वो खड़े हुए आकर, मैं थोड़ा असहज था क्योंकि सत्यनारायण जी से मेरे रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, मेरा उनका एक दूसरे के घर आना जाना था। मुझको अटपटा लग रहा था कि वो सामने खड़े हैं और प्लेन में सबसे सामने की सीट थी, पूरा का पूरा प्लेन देख रहा था उनको। जोगी जी ने उनको खड़े रखा बहुत देर तक, उनसे बात नहीं की। आखिरी में वो प्लेन नागपुर जब उतरने लगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, आधा घंटा लगता है, जब वो प्लेन नागपुर में उतरने लगा तो एयर होस्टेस ने आके मंत्री जी को कहा कि आप अपने सीट पे बैठ जाइए, प्लेन लैंड करेगा।
मुझको खराब बहुत लगा था, लेकिन मेरा ये लालच था कि मेरा इंटरव्यू बीच में न रुके, पूरा हो जाए। मुझको ध्यान है नागपुर में विलास मोत्तमवार वहाँ के बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, वो प्लेन में चढ़े, उन्होंने अजीत जोगी को कहा, अरे अजीत क्या हाल है तेरा, इस तरह के रिश्ते थे। लेकिन जोगी जी ने दिल्ली तक अकेले मुझको ही समय दिया इंटरव्यू का, चलते रहा इंटरव्यू। लेकिन मुझको याद है वो बर्ताव कैसा करते थे, मुझको ध्यान है वो मंत्रियों से, पार्टी के लोगों से कैसा बर्ताव करते थे। खुद भूपेश बघेल से उनका व्यवहार बहुत खराब था। भूपेश बघेल मंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में, जोगी मंत्रिमंडल में, भूपेश के साथ उनका व्यवहार खास खराब था। उसकी बहुत अंदरूनी कहानियां हैं मेरे पास, लेकिन आज उसका मौका नहीं है। भूपेश बघेल के साथ व्यवहार खराब हुआ। उन्होंने 5 साल अपनी पार्टी के लोगों के साथ, अफसरों के साथ, कई और तबकों के साथ खराब व्यवहार किया। नतीजा क्या हुआ, जनता ने खारिज कर दिया। जनता के बीच जब एक छवि आपकी तानाशाह की, मनमानी काम करने, और कितनी फ्रीबीज, कितने तोहफे भूपेश ने घोषित नहीं किए थे, उनमें से कई तो बीजेपी के घोषणा पत्र में ही नहीं थे। किसानों की कर्ज माफी बीजेपी के घोषणा पत्र में ही नहीं थी, और कई चीजें नहीं थी, 100-200 यूनिट की फ्री बिजली भी नहीं थी। लेकिन लोगों ने भूपेश को हराया। बहुत बड़ा फायदा दे रहे थे भूपेश बघेल, लेकिन हरा दिया था लोगों ने, क्योंकि 5 साल में उनकी छवि ऐसी बनी थी कि वो मनमानी काम करते हैं। पार्टी के लोग गवाह हैं, सरकार के लोग गवाह हैं, यहाँ के कारोबारी, उद्योगपति, ट्रांसपोर्टर, ये तमाम लोग गवाह हैं। ममता बनर्जी का आज वही हाल है। मुझको लगता है कि कुछ एक ऐसी सरकारों के किस्से पूरे देश में तमाम लोगों को मिलना चाहिए, सोचना चाहिए उनके बारे में, कि जनता किस तरह की बददिमागी को खारिज कर देती है। इसको याद, और ये केवल प्रदेशों की बात नहीं है, देश की सरकार के लिए भी यही बात लागू होती है। अगर आपकी बददिमागी बहुत बढ़ती है तो खारिज कर देती है जनता आपको। एक फिल्म का एक कुछ गाना है या कुछ है, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। तो ममता बनर्जी को बंगाल की जनता अब जान चुकी है, उसी दहशत में वो डॉक्टरों के पंडाल में पहुंची है। नहीं तो वो शेरनी जैसा बर्ताव करती थी बंगाल का। मैं शेरनी का कोई अपमान करना नहीं चाहता हूं। कुल मिलाकर मेरी सलाह देश की सभी सरकारों को, देश के सभी ताकतवर तबकों को, जो अखबारों में, टीवी चैनलों में बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं, उनको भी, मैंने देखा है कि किस तरह से एक टीवी चैनल पे जिसके नाम का सितारा बुलंद था, किस तरह से वो ब्लैकमेलिंग में जेल में रहा लंबे समय तक। ऐसा भी होता है। किसी को इतना बददिमाग नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने आप को खुदा नहीं समझना चाहिए। किसी ने लिखी थी एक लाइन, पता नहीं मुझको ठीक से याद है कि नहीं, तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। थोड़ा शब्द इधर उधर हो सकते हैं, मुझको शेर चीता ठीक से याद नहीं रहते हैं। सोच के देखिएगा इस बारे में, अपने दिमाग को अपने काबू में रखिएगा, खासकर जिस वक्त आपके हाथ में ताकत है, बेहिसाब ताकत है। मेरा यह संदेश पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोकतांत्रिक शासकों को है, राज्यों को है, जिनको जनता के बीच जाना है या जिनको जनता से चुनकर आए हुए लोगों के मातहत नौकरी करनी है, उन सब के लिए है। बददिमागी की एक सीमा रखिए। गवर्नर लगता है ना टैक्सियों में, ट्रकों में, बड़ी गाड़ियों में कि इस स्पीड से ज़्यादा ना बढ़े, ऐसा ही हर किसी को अपनी बददिमागी पे गवर्नर लगा के रखना चाहिए कि उससे ज़्यादा ऊंचे न जाए बददिमागी, वरना ममता जैसा हाल होता है। सोच के देखिएगा इसको। आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर ठीक लगता है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, वो सहमत हों असहमत हों। कम से कम मैंने कुछ सवाल खड़े किए हैं, मैंने कुछ सलाह दी है, उसके बारे में सबको सोचना चाहिए। हम फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर के आंकड़े बहुत भयानक हैं।
अभी कुछ कैंसर के मरीज ममता के राज में बंगाल में बिना इलाज के भी मरे हैं। खतरनाक है कैंसर, अस्पताल के इलाज के बिना दिन भी नहीं गुजर सकते। तो छोड़ दीजिए इसको, ऐसी लत को मत पालिए जिसमें मौत को पालना साथ साथ जरूरी है। जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में बाल भारती खरीदने जाते थे, जो सबसे अनिवार्य किताब रहती थी, तो किताब दुकानदार हमको बाल भारती के साथ पहाड़ा की एक घटिया सी छपी हुई किताब मोटे दाम पर साथ में बेचना अनिवार्य करता था। ये तो लेना पड़ेगा, बाल भारती के साथ पहाड़ा अनिवार्य है। ऐसा ही मैं आपको बतला देता हूं, तंबाकू के साथ कैंसर अनिवार्य रहता है। आपने भले बाल भारती के साथ पहाड़ा ना खरीदा हो, लेकिन अब याद रखिए तंबाकू के साथ कैंसर अनिवार्य रहता है। छोड़ दीजिए उसको, फिर मिलेंगे।